आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ समय से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मंडरा रहा है, और वो है भारतीय रुपए का ऐतिहासिक रूप से गिरना। देखिए, अमेरिकी डॉलर के सामने रुपए का लगातार कमजोर होना कोई आम खबर नहीं है। ये एक ऐसा आर्थिक भूकंप है जिसके झटके ग्लोबल मार्केट से लेकर हमारी और आपकी रसोई तक महसूस किए जा रहे हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम डेटा और तथ्यों की मदद से इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इस भारी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट को देखेंगे, फिर हम उन छिपे हुए कारणों का खुलासा करेंगे जो इसके पीछे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आम जनजीवन पर इसका क्या असर हो रहा है। फिर उस बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या रुपया 100 के पार जाएगा, और आखिर में बात करेंगे स्थिति को सुधारने के लिए आरबीआई के मास्टर प्लान की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी भी आर्थिक समस्या का इलाज करने से पहले उसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले इस ऐतिहासिक गिरावट की बात करते हैं। 96.52। जी हाँ, मई 2026 की ये तारीख और ये आंकड़ा वाकई खतरे की घंटी है। भारतीय रुपया एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। सोचिए, जब कोई मुद्रा इतनी तेजी से गोता लगाती है तो इसका सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था पर बाहरी या अंदरूनी दबाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। गिरावट की ये रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। मई 2025 में जो रुपया 83.85 पर था, वो 2026 की शुरुआत आते आते 89 तक खिसक गया, और फिर मई 2026 में सीधा 96.52 पर आ गिरा। मतलब सिर्फ 12 महीनों के अंदर करीब 13.77% की भारी गिरावट। भारत जैसी तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जल्दी इतना बड़ा डेप्रिसिएशन, ये निवेशकों और नियामकों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? बाजार में पैनिक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के छिपे हुए कारणों का खुलासा करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। चलिए उन वजहों पर नजर डालते हैं जो रुपए की ताकत को अंदर ही अंदर सोख रही हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बाहर से सामान यानी आयात बहुत ज्यादा कर रही हैं, इसलिए रुपया गिर रहा है। लेकिन कहानी कुछ और है। हमारा चालू खाता यानी करंट अकाउंट काफी मजबूत है, खासकर सेवाओं के निर्यात में। आईटी और कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स ने हमें 263.9 बिलियन डॉलर का शानदार सरप्लस दिया है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? असली दिक्कत कैपिटल अकाउंट में है। मतलब जो विदेशी पैसा निवेश के तौर पर भारत आ रहा था, या यूं कहें कि जो अब वापस जा रहा है। इस चार्ट पर नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफटीआई ने तो मानो गोता ही लगा दिया है। वित्त वर्ष 2020 में जो आंकड़ा 43 बिलियन डॉलर था, वो 2024 में गिरकर सिर्फ 10.2 बिलियन डॉलर रह गया है। ये पिछले 16 सालों का सबसे निचला स्तर है। अब जाहिर सी बात है, जब देश में डॉलर आने कम हो जाएंगे तो डॉलर की कमी होगी ही होगी, और हमारी अपनी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ेगा। ये रुपये की कमजोरी का एक बहुत ही बड़ा और अहम कारण है। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई के मोर्चे पर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। सेबी ने बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए, जिसमें विदेशी निवेशकों को अपने अंतिम लाभकारी स्वामी या कहें अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि ये कदम सिस्टम को साफ सुथरा बनाने के लिए था, लेकिन इसके चक्कर में कई ऐसे निवेशक जो ये पूरी डिटेल नहीं दे पाए, उन्हें अपना पैसा बाहर निकालना पड़ा। नतीजा, एक झटके में बाजार से बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी बाहर चली गई। और ऐसा नहीं है कि झटके सिर्फ अंदर से लगे हैं, बाहरी दुनिया में भी काफी उथल-पुथल है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में सप्लाई चेन का खतरा, इन सब ने कच्चे तेल की कीमतों को $108 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया। अब चूंकि भारत अपना 85% तेल बाहर से मंगाता है, तो महंगे तेल का सीधा मतलब है हमें पेमेंट के लिए और ज्यादा डॉलर चाहिए। इसके ऊपर से अमेरिका में ब्याज दरें अभी भी भारत के मुकाबले 75 बेसिस पॉइंट ज्यादा हैं। इसलिए कई निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर वापस अमेरिका ले जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये बातें तो हो गईं, लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पहलू पर। इस पूरी उथल-पुथल का आम जनजीवन पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? सच कहूं तो कमजोर रुपए का असर एक दोधारी तलवार जैसा होता है।
नुकसान की बात करें तो बाहर से आने वाला हर सामान, चाहे वो लेटेस्ट लैपटॉप हो, कैमरा हो या फिर पेट्रोल, सब कुछ एकदम से महंगा हो जाता है। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए फीस भरना अचानक से भारी पड़ने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की चांदी भी है। हमारी आईटी और फार्मा कंपनियां जो अपना माल विदेश भेजती हैं, वो डॉलर में कमाती हैं, तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है। और जो भारतीय विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो जब घर पैसा भेजते हैं तो उनके घर वालों को पहले से ज्यादा रुपए मिलते हैं। लेकिन रुकिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, और वो है महंगाई। 3.81%। 2026 में फरवरी से अप्रैल के बीच खुदरा महंगाई दर में अचानक ये बड़ा उछाल देखने को मिला। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। जब तेल और माल ढुलाई महंगी होती है तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की चीजों पर, किराने के सामान पर पड़ता है, और इससे घर का पूरा बजट हिल जाता है। अब इन सब बातों के बीच बाजार में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल गूंज रहा है, क्या रुपया 100 के पार जाएगा? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। करेंसी एक्सपर्ट K&A की बात सुने तो स्थिति काफी गंभीर लगती है। उनका कहना है कि चूंकि अभी गिरावट का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और हाँ, वो मानते हैं कि 100 की तरफ एक मनोवैज्ञानिक स्लाइड अब मुमकिन है। जब कोई बेस नजर नहीं आता तो बाजार में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, और ये डर कभी कभी हकीकत भी बन जाता है। लेकिन घबराइए मत, हर कोई इतना नेगेटिव नहीं है। फाइनेंस एनालिस्ट धीरज निम का नजरिया थोड़ा अलग है। वो साफ कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि आरबीआई फिलहाल रुपए को 100 तक गिरने देगा। उनका मानना है कि 100 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, और भारतीय रिजर्व बैंक मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रहेगा। और इन दोनों के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प और बैलेंस नजरिया है कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह का। वो कहते हैं कि अगर ये गिरावट एक सिस्टम के तहत यानी ऑर्डरली डेप्रिसिएशन है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि एक तरह से यह हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे एक्सपोर्ट्स को दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाए रखने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि अगर आरबीआई ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो रुपए को 100 तक पहुंचने से रोक सकती है, तो उनका प्लान क्या है? चलिए बात करते हैं रिकवरी के लिए आरबीआई के इस मास्टर प्लान की। सिस्टम में वापस डॉलर लाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक 4 कदमों वाला तगड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। पहला, अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआईज को लुभाने के लिए एक खास डिपॉजिट स्कीम शुरू करना। दूसरा, भारत में ब्याज दरों को बढ़ाना ताकि विदेशी निवेशकों को यहां अच्छा रिटर्न मिले और वो अपना पैसा वापस लाएं। तीसरा, सरकार के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए सॉवरेन डॉलर बॉन्ड लाना। और चौथा, बैंकिंग सिस्टम में तुरंत डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए डॉलर स्वैप ऑक्शंस करना। ये प्लान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2013 में टेपर टैंट्रम का संकट आया था, तब भी आरबीआई ने एनआरआई डिपॉजिट स्कीम चलाई थी और करीब $30 बिलियन जुटाए थे। लेकिन इस बार 2026 के इस बड़े संकट से निपटने के लिए लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है, करीब $50 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन है जो सीधे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर रुपए को ताकत देगा। और इन सब कोशिशों के पीछे हमारी जो सबसे बड़ी ताकत खड़ी है, वो है $700 बिलियन का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार। रिजर्व बैंक के पास मौजूद ये खजाना दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। अगर बाजार में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचती है, तो आरबीआई बिना किसी झिझक के इसका इस्तेमाल अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकने और रुपए को संभालने में कर सकता है। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। रुपए की कमजोरी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमारा कच्चे तेल का आयात है। हम अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक क्या रुपए की ये स्थिरता सिर्फ एक छलावा या कुछ समय की राहत ही नहीं रहेगी? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरे आर्थिक घटनाक्रम को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। आगे सोचने के लिए बहुत कुछ है।